हमने कहा था कि शायद संकट मोचन को याद करने से थोड़ी सी बुद्धि हमारे उद्धव ठाकरे जी में, मुख्यमंत्री जी में आ जाएगी। जब जेल से निकली तो शायद नवनीत राणा मजबूत थी, पर आई हैव बिकम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनकर मैं जेल से निकली। पद के प्रेमी हो तो लड़ना भी सीखो मैदान में आके। अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपने लड़ना भी चाहिए, और आप लड़ते हैं तो आपके विरोध में मैं लड़ूंगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनको सपने में बाला साहब ठाकरे आते हैं, और मुन्ना भाई एमबीबीएस की उन्होंने याद दिलाई है। मुन्ना भाई एमबीबीएस सुपरहिट पिक्चर थी, पर रोड तो हम सभी रोड टैक्स भरते हैं, हम भी मुंबई कर रहे हैं, तो रोड पे बैठ के करना या उनके घर के सामने बैठ के करना, मुख्यमंत्री के निवास के सामने नहीं कर रहे थे, उनके पर्सनल घर के सामने कर रहे थे। इट इज अ डिफरेंस। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कहा जाता है कि जब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो तो मुश्किलें आती हैं, और जब चैलेंज मुख्यमंत्री को दिया जाए तो फिर पूरा पॉलिटिकल करियर राम भरोसे हो जाता है। और कहते हैं कि जब लड़ाई राम भरोसे हो तो हनुमान का सहारा लेना पड़ता है। हनुमान के सहारे राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाली, देश भर में नाम कमाने वाली महाराष्ट्र से, अमरावती से सांसद नवनीत राणा जी का नाम अब जाना पहचाना नाम है, जाना पहचाना चेहरा। नवनीत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैडम, ऐसा क्या है, क्यों नाराज हैं आप? इतना खूबसूरत आपका मिजाज है, मुस्कुराहट है, मुख्यमंत्री से नाराज हो गए आप? मुख्यमंत्री मेरे घर के मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्य व्यक्ति हमारे महाराष्ट्र के वो हैं, और जिनके ऊपर बहुत सारी आशाएं, डिपेंडेंस हमारी महाराष्ट्र की जनता है, हमारे किसान भाई हैं, हमारे बेरोजगार युवक हैं, हमारे हर डिपार्टमेंट जो आज ये स्थिति में आए हैं, तो वो मुख्य के ही वजह से, मुख्यमंत्री के ही वजह से आज हमारी महाराष्ट्र जो फाइनेंशियली स्टेट पूरे देश में स्ट्रांगली होल्ड रखता है, आज वो ऐसी स्थिति में आए हैं कि उसे केंद्र के भरोसे और केंद्र के ऊपर उंगली दिखाकर हर चीज को ढकलने पे मजबूर हुई है। जो महाराष्ट्र, ये राष्ट्र है और वो महाराष्ट्र है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और मुझे लगता है आज महाराष्ट्र को ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि वो किसी और के ऊपर हर प्रॉब्लम्स धकेलने पे मजबूर हो गया है। वो सिर्फ जो सीएम हैं, मुख्य हैं हमारे महाराष्ट्र के, ये उनकी वजह से। और ये गुस्सा कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे महाराष्ट्र के विरोध में जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, ये गुस्सा उनके लिए है। क्या काम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे महाराष्ट्र का नुकसान हो? वो काम ही नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री 2 वर्ष तक अपने मुख्य कार्यालय में नहीं जाते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि आपके महाराष्ट्र को वो कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं? आज की रिसेंटली आपको बात बताती हूँ कि कांदा बेचने वाले जो हमारे किसान हैं, उन्हें 1 किलो 1 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो गए, जहां पर उनकी मजदूरी भी देने के लिए नहीं हो रहा है, और अपना बेचने के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल करनी है उसके लिए पेट्रोल और डीजल निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये परिस्थिति आज महाराष्ट्र में निर्माण अगर हुई है तो ये मुख्यमंत्री की ही बदौलत है। आज मेरे किसान भाई, मैंने मंच में जब उन्होंने 2019, 2014, ये तो चलो मोदी जी की वेव थी और मोदी जी पे भरोसा करने वाले लोग थे, तब शिवसेना के सांसद और शिवसेना के विधायक मोदी जी के आशीर्वाद से और मोदी जी के भरोसे चुन के आ गए हैं। पर आज जो परिस्थिति निर्माण उन्होंने की है, मुझे लगता है ऑल टुगेदर महाराष्ट्र को डुबाने की नीतियां वो अपना रहे हैं आज भी। लेकिन महाराष्ट्र में मैं जितना समझा, महाराष्ट्र में किसानों की परेशानी, किसानों की आत्महत्याएं तो बहुत पुराना मामला है। शिवसेना की सरकार से पहले फडणवीस साहब की सरकार थी, उससे पहले जो सरकारें होती थी, शरद पवार जी जब मुख्यमंत्री होते थे, तब से आज तक किसान, विदर्भ जो है सबसे बड़ा हिस्सा है जहां पर किसानों की समस्या है, किसानों की आत्महत्याओं का मामला होता है। देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक हुए शरद जोशी जी, वो महाराष्ट्र से रहे। किसानों को एक सबसे बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में चला। नासिक में आपको याद हो तो किसानों का जो अंगूर ग्रेप पहनने वाले लोग, उन लोगों ने आत्महत्याएं की। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो उद्धव ठाकरे ने पैदा की हो। मुझे लगता है जब भी अगर आप शरद पवार साहब की बात करें या देवेंद्र साहब की आप बात करें, शरद पवार जी जब केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री थे,
कृषि मंत्री थे तब भी उन्होंने महाराष्ट्र के फार्मर्स के साथ खड़े रहे, उनके हित में लड़ाई की। पर हमारे मुख्यमंत्री तो उनके साथ खड़े भी नहीं रहते हैं। चिंता तो उस बात की है जब वहां के किसानों को मुख्यमंत्री की जरूरत है, उनके साथ खड़े होने की अपेक्षा उनसे रखते हैं, तब वो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। दिक्कत तो यहाँ है। परेशानियां खत्म होने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप काम ही नहीं करोगे, वो साथ नहीं है, वो कोई भी लड़ाई में साथ नहीं दिए सर। इन कोविड टाइम्स जब मेरे महाराष्ट्र की जनता को मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा थी कि ऐसे खराब समय में मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े होने चाहिए, मुख्यमंत्री तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। तो आपने सारे प्रवासी मजदूरों को भिजवा दिया ना उत्तर प्रदेश बिहार। सर मैं वही कहना चाहती हूँ, हमने भिजवाया कि उन्होंने किया या सेव करने के लिए किया, ये और नुकसान करने के लिए महाराष्ट्र की किया। वो आज तक कभी विदर्भ में नहीं घूमे। मुझे लगता है आप तो 35 ईयर से जर्नलिज्म कर रहे हैं सर। महाराष्ट्र इज वेरी स्ट्रांग प्लेस, वेरी स्ट्रांग स्टेट एंड वेरी स्ट्रांगेस्ट पीपल आर देयर फ्रॉम महाराष्ट्र। वो फार्मर्स हों या हमारे युवक हों या महिलाओं, बहुत स्ट्रांगली बाहर रिप्रेजेंट करते हैं हम। पर उस समय जब हमारे महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी, ना ही वो विदर्भ में घूमे, ना ही वो मराठवाड़ा में गए। जब इलेक्शन के पहले उन्होंने बड़े बड़े मंचों पे ये भाषण जरूर दिए कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं शिवसेना के, तो आने वाले समय में इतने पैसे हम किसानों को देंगे। किसानों को एक फूटी कौड़ी भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो कही गई, उसके कंपैरेटिवली कहीं पर भी 1/3 भी नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है वो काम उन्होंने किया जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं किया। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हैं तो ये नुकसान जो महाराष्ट्र का इन्होंने किया है। जब देवेंद्र साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं किया, बल्कि वो विदर्भ को बिलोंग करते हैं, विदर्भ की बहुत अपेक्षा उनके साथ, और उससे कई ज्यादा उन्होंने काम विदर्भ का किया। मराठवाड़ा उन्होंने कहीं पर भी साइड नहीं छोड़ा, मराठवाड़ा को भी लेके देवेंद्र साहब चले। पर मुख्यमंत्री तो सिर्फ मातोश्री से बाहर नहीं निकले, सिर्फ मातोश्री के लिए मुख्यमंत्री बने। आपकी जितनी बातें हैं उनको मैं सही मान लूं तो ये लड़ाई आप हनुमान जी के भरोसे क्यों लड़ रही हैं? आप किसानों की लड़ाई लड़ते चले जाते विदर्भ, मुख्यमंत्री ना जा रहे मान लिया। नवनीत जी कह रही हैं कि विदर्भ नहीं गए, मुख्यमंत्री माना, मराठवाड़ा की चिंता की नहीं की, मान लिया, कोविड का मामला मान लिया। तो नवनीत जी ये सारी लड़ाई लड़ती, मुख्यमंत्री बन जाती। मुझे लगता है सर मैं हनुमान चालीसा कहाँ याद करने की जरूरत पड़ी? हनुमान चालीसा में कहा गया है दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अब लेकिन हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये भी तो उसके साथ ऐड होता है। मेरे महाराष्ट्र पे संकट आया है, मेरे महाराष्ट्र के किसानों पे संकट आया है, मेरे महाराष्ट्र के युवाओं पे संकट आया है, मेरे महाराष्ट्र के विकास पे संकट आया है। कोई भी ऐसी चीज मुख्यमंत्री ने ये 2.5 सालों में नहीं की। सभी चीजें जो देवेंद्र साहब के कार्यकाल में पीरियड में हुई हैं, उसके या तो उन्होंने उद्घाटन किए हैं या तो उसके उन्होंने नामकरण किए हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। रही बात किसानों के हित के आंदोलन की, पिछले वर्ष दिवाली के दिन रवि राणा जी किसानों के हित के लड़ाई में 9 दिन जेल में रह के आए, तब भी मुख्यमंत्री ने उन्होंने जेल में डाला था। वो किसानों के हित की लड़ाई थी, किसानों के ही हित के लिए हम लड़े थे, और भर दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन भी वो जेल में ही थे। तो मुझे लगता है हमारी जो लड़ाई है, और बोलते हैं संकट मोचन को तो तब याद किया जाता है जब संकट से सब परेशानों के हाथ ऊपर होने के समय में संकट को ऐसे याद किया जाता है। तभी संकट मोचन को याद किया और हनुमान चालीसा का पाठ। आपको लगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो आपकी पॉलिटिकल एक्सरसाइज, मैं इसको मानता हूँ रिलीजियस एक्सरसाइज के मुकाबले, क्योंकि रिलीजियस एक्सरसाइज हनुमान चालीसा आप पढ़ती होंगी घर पर, मुझे जानकारी नहीं, आप जितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो मेरा इशू नहीं है, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के घर के बाहर कर रहे हैं तो मैं इसे रिलीजियस एक्सरसाइज की बजाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज समझता हूँ। तो आपको लगता है कि एक रिलीजियस एक्सरसाइज को पॉलिटिकल एक्सरसाइज बनाना ठीक है, जो आप जैसे लोग हैं जो धर्म को मानते हैं? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक हिंदू की आस्था है, और पॉलिटिकल एक्सरसाइज इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी डूइंग। हम आस्था के विश्वास जो हमें है जिस चीज में, उसके अकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। और जिसके भरोसे संकट आया, हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था
कि शायद संकट मोचन को याद करने से थोड़ी सी बुद्धि हमारे उद्धव ठाकरे जी में, मुख्यमंत्री जी में आ जाएगी, इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा का वाचन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। यहाँ से वो शुरुआत हुई थी जब उन्होंने हनुमान जयंती के इसीलिए दिन तो नाराज हुए कि मातोश्री पर क्यों कर रहे हो आप, करिए घर पर करिए या हमने कहीं और मातोश्री करिए। के अंदर जाने को नहीं कहा सर। जी आई नो कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाना इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट, हमारी संस्कृति नहीं कहती है किसी के निमंत्रण के बिना किसी के घर में जाना, पर रोड तो हम सभी रोड टैक्स भरते हैं, हम भी मुंबई कर रहे हैं, तो रोड पे बैठ के करना या उनके घर के सामने बैठ के करना, मुख्यमंत्री के निवास के सामने नहीं कर रहे थे, ये उनके पर्सनल घर के सामने कर रहे थे। इट इज अ डिफरेंस। उनके जो मुख्यमंत्री निवास है वो गवर्नमेंट सरकारी निवास है, उनके घर के सामने नहीं कहा, हमने उनके पर्सनली घर के सामने कहा था। और ये संकट सब दूर होने चाहिए, इसके लिए संकट मोचन को याद करना चाहिए। यह हमारी आस्था है और आज भी है और कल भी है और रहेगी। आपको पता है कितना बड़ा अपराध आपने कर दिया कि सरकार ने आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला? आपको लगता है मैंने राजद्रोह का कोई भी काम किया है? मैं इतना पढ़ा लिखा का हूँ, मैं तो ये पढ़ा खबर में कि राजद्रोह लगाया गया फिर जेल भेजा गया, तो इसका मतलब कुछ गंभीर मसला हुआ होगा ना। मैं सोचा नवनीत जी तो सीधी सादी सांसद हैं, अच्छा काम करने वाले, उन्होंने क्या ऐसा राजद्रोह किया? सर मैं तो आप जिस तरीके से आपको महसूस हुआ, मेरी जनता ने, जिनको मैं 20, 22, 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती हूँ, उनको भी ये विश्वास दिखा, तभी मुझे इसे निर्दलीय उन्होंने चुन के ये लोकसभा में भेजा। जब मोदी जी की सुनामी थी तब मुझे निर्दलीय बना के भेजा। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं सीधी हूँ और मेरे जनता के बीच हमेशा रहती हूँ, और मुझे खुद को भी जब तक ये ऑफेंस नहीं लगा, ठीक है हम आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे सड़कों पे लोगों के हित में निकलते हैं, किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो सब ऑफेंस लगना हमें समझ भी आता है। हमने तो 149 जो नोटिस हमें पुलिस ने दी थी, डिपार्टमेंट ने मुंबई के, उसका तो हमने पूरा पालन किया था, ना घर से बाहर निकले थे, ना ही निकलने की कोशिश की। हमें कहा कि आप नहीं जा सकते, हमने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे। मोदी जी का दूसरे दिन दौरा है, आप डिस्टर्ब करेंगे, हमने कहा हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, हम अपना आंदोलन पीछे ले लेते हैं, हम नहीं जाएंगे मातोश्री के बाहर। और जब 2:45 बजे हमने ऑफेंस हमारा आंदोलन पीछे ले लिया एज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके 5 जाके 5:10, 5:15 को हमारे ऊपर ऑफेंस दाखिल होता है। पहले ऑफेंस होता है 153A हेट्रेड का, हेट्रेड जो ऑफेंस लगा है। मुझे आप बताइए, आप हनुमान चालीसा में बिलीव करते हैं, आप अपनी आस्था में बिलीव करते हैं, मैं भी करती हूँ। हेट्रेड कब निर्माण होता है? जब 2 रिलीजन में हम हेट्रेड निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से तो ये क्लियर होता है कि हमारे उद्धव ठाकरे जी हनुमान चालीसा में बिलीव नहीं रखते हैं, करके हेट्रेड के ऑफेंस मेरे अगेंस्ट में दाखिल हुए हैं। तो उनका कि टेंशन हो रहा है ना कि आप हनुमान चालीसा वहाँ मातोश्री के बाहर पढ़ रहे हैं, तो एक सोशल टेंशन हो रहा है। हेट्रेड को सोशल टेंशन से आप रिप्रेजेंट सर नहीं, जो भी लॉ में लिखा है हेट्रेड जो शब्द है वो तब निर्माण होता है जब 2 रिलीजन में हम हेट्रेड निर्माण करने की कोशिश करते हैं। या तो फिर उनको बिलीव नहीं है, या तो मैं एक दूसरे इसको बिलोंग करती हूँ, तभी तो हेट्रेड मेरे ऊपर ऑफेंस लगा। उसके बाद जब मेरे वकील तो 14 दिन तक जेल की जरूरत क्यों पड़ी? यदि ऐसा ही है कि सरकार ने गलत धाराएं लगाई, सरकार का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, जो भी है, या मुख्यमंत्री कह ले, मुझे उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर 14 दिन तक 13 दिन तक क्यों जेल में रहना पड़ा नवनीत राणा को? मैं वही कह रही हूँ सर। क्या कोर्ट भी सरकार के अंडर में आते हैं? See, I won't talk on court or whatever order the court has given, but 100% जब तक ऑफेंस की बातें हैं तो पावर का दुरुपयोग मेरे महाराष्ट्र में इस तरीके से हुआ है। हनुमान चालीसा पढ़ना और ऐसे व्यक्ति के घर के सामने जो खुद मंच पे जोर जोर से चिल्ला के बताते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम असली हैं, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके घर के बाहर पढ़ने में और हनुमान चालीसा पढ़ने में मैंने आज तक और मेरे लाइफ के आखिरी क्षण तक मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मैं हनुमान चालीसा आपकी शुरू हुई है, अभी आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। आखिरी क्षण तक इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी हैं, और ऑफेंस तो मुझे आखिरी स्टेज का ऑफेंस मिल गया। जब मैं देश के विरोध में काम करूंगी तो वो ऑफेंस मुझ पे लगा है, तो ना ये मेरे समझ में था, ना ही मेरे कोई लोगों के समझ में था। और 14 दिन जो तकलीफ मैंने लॉकअप से लेके जेल से लेकर
अस्पताल में लेकर जो भी मैंने गुजारे हैं, हर वो क्षण मैंने सिर्फ यही याद किया है कि मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से और जो मेरी आस्था है उसे लेकर ही लड़ाई लड़ूंगी और आगे भी लड़ती रहूंगी। क्या हुआ जेल में? आपने एक ट्वीट किया कि आपको वहाँ पे पुलिस ऑफिस में, थाने में, नहीं, नॉट पुलिस ऑफिस, नॉट थाना, दी पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन मतलब लॉकअप, और लॉकअप से जेल में। सर मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आपने कहा फीमेल, कि आपको चाय सर्व नहीं की गई, वॉशरूम नहीं जाने दिया, बहुत सारी चीजें हुई। मैंने मैं चाय आपकी सब बात मानता का हूँ। तो कुछ भी लेकिन ये नहीं। सरकार क्यों फोटो रिलीज करती है चाय पिलाते हुए, चाय रखते हुए? सर मैं आपको बताऊंगी, वो तब का विजुअल है जब वो 153A के लिए हमें पुलिस स्टेशन अरेस्ट करके लेके गए थे। तब उन्होंने कहा मैडम अभी आप बाद में कब आएंगे पुलिस स्टेशन, वी डोंट नो सर, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है जब तक आपकी बेल प्रोसीजर हो रही है, आपके एडवोकेट से 3 एडवोकेट्स वर देयर बिहाइंड मी, वे सिटिंग बिसाइड माय, रवि जी वाज सिटिंग, एमएलए वाज सिटिंग, एंड दे रिक्वेस्टेड अस कि मैडम आपका बेल प्रोसीजर इज गोइंग ऑन बिकॉज इट वाज अ बेलेबल ऑफेंस था। तो उसके उस दौरान उन्होंने मुझे टी ऑफर किया कि भाई ठीक है, द बेल प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, बाय द टाइम विल हैव टी। ये वो सिचुएशन था। बट सडन ऑफ रात में 12 बजे, पहले तो सबसे पहली मिस्टेक कि रात में 6 बजे के बाद कोई भी फीमेल को पुलिस स्टेशन में बिठाया नहीं जाता। आइदर दे हैव टू टेक हर टू द लॉकअप, आइदर दे हैव टू डू समथिंग विथ हर। ये चीजें जो है नियम कायदे में ये बताती हैं। जब वहाँ के पुलिस ऑफिसर कानून नहीं जानते? कानून जानते हैं जब मुख्य व्यक्ति मुख्यमंत्री जी खुद पर्सनली हर चीज एक बच्चे जैसी ट्रीट करवाते हैं, तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने वो पूरा प्रेशराइज, उन्होंने तो पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद हाथ ऊपर कर दिए थे कि मैडम नथिंग इज देयर इन आवर हैंड नाउ, दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देम, दिस इज दी वर्ड। ये लाइन थे डिपार्टमेंट के जब हमने पूछा कि आप कौन से, और जब हमको लॉकअप के यहाँ पे भी लेके गए तो उनका यही बोलना था कि आपको हम सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, वहाँ पीआई के रूम में बिठाएंगे और मॉर्निंग आपकी बेल कर देंगे। और इमीडिएट वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें सीधा लॉकअप में डाला गया, जहाँ पर फॉर अ फीमेल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों के साथ अटैच भी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा दूसरों की तकलीफ़ में मैं खुद की तकलीफ़ महसूस करती हूँ। और उस वक्त रात में 12:30 पौने 12 से लेके सुबह पौने 6 साढ़े 5 बजे तक आई वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस सर, they didn't even provide me to sit a simple सादा mat, and one constable in the morning वो मुझे उठ के कहती है मैडम आप पूरी रात से खड़े हैं और आप पूरी रात से सिर्फ वॉक कर रहे हैं अंदर, आप बैठिए तो सही। मैंने बैठने के लिए नहीं दिया? कुछ नहीं दिया सर। पौने 6 बजे जाके वो कांस्टेबल को दया आई तो वो जाके मेरे लिए एक सादा सा मैट और वो गत्ते का एक बोर्ड आता है जिसके हम बॉक्स बनाते हैं, वो कहीं से उठा के वो लेके आई, तब जाके मैं पौने 6 बजे जाके वहाँ पे लॉकअप में बैठी हूँ सर। दिस वॉज दिस सिचुएशन व्हाट आई फेस्ड। मैं तो कोई क्रिमिनल नहीं थी सर, मैंने क्या क्राइम किया वो मेरे दिमाग में भी उस वक्त भी चल रहा था। और एक महिला रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से ट्रीट करना, आंदोलन तो बहुत हुए हैं सर, आंदोलन तो होते रहेंगे, दिस इज अ डेमोक्रेसी। इफ आई डोंट लाइक योर आइडियोलॉजी आई हैव टू बी देयर अगेंस्ट यू। मुझे आपके अगेंस्ट में खड़े रहने का पूरा अधिकार मेरे संविधान ने दिया है। ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ऐसे नहीं दबा सकते। आपने फिल्मों में भी काम किया ना, फिल्मों में भी देखी होगी, बैरक्स और लॉकअप कभी कोई शॉट में आई होगी या फिल्म में देखा होगा, आपको समझ में आया कि जो लॉकअप में जब आदमी को भेजते हैं तो कैसा लगता है? फिल्म का जो एक रोमांस है लॉकअप में जाने का और सांता क्रूज के लॉकअप में कितना फर्क होता है, और कैसे पुलिस बिहेव करती है? मैं आपको एक चीज जरूर बता सकती हूँ, हमारी संस्कृति, हमारे भारत देश की महिलाएं सपने में भी कभी लॉकअप और जेल के बारे में सोच नहीं सकती हैं। हम बहुत सारे सीधे सीधे तरीके से अपना काम करना जानती हैं, अपने परिवार, अपनी संस्कृति लेके जगना जानती है। और जब लड़ते हैं, जब मुझे लॉकअप में डाला गया तो पूरी रात यही सोचती रही। और फिल्मों में जो दिखाते हैं वो देखने के लिए, और क्रिमिनल को ऐसा ट्रीट होना चाहिए उसके लिए ठीक है, पर जब खुद पे बीतती है तो मुझे लगता है दिन में तारे दिखते हैं, और वो शायद मैंने भी देखे हैं। पर उसी 14 दिन मुझे अंदर रखकर मुझे तोड़ पाओगे, मैं इतनी कमज़ोर महिला नहीं हूँ। मैंने महसूस ज़रूर किया, तकलीफ ज़रूर बर्दाश्त की, हर क्षण मेरा बहुत कठिन लॉकअप से लेके जेल तक गया,
पर उसे मैंने लड़ा है। और मुझे लगता है मेरे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर 14 दिन के 14 वर्ष भी डाल दिए तो भी मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगी। इतनी 14 कमजोर दिन के महिला बाद नहीं की है। लड़ाई को मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन पहले जानना चाहता हूँ उन 14 दिन में जेल में क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ? सी, जब मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़े तब 27 को डॉक्टर आके मुझे कहते हैं, और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो जेल प्रशासन को वो कहते हैं कि इनका हेल्थ चेकअप जो पर्टिकुलर सिटी स्कैन और एक्सरे हैं ये जल्द से जल्द करवाया जाए, अदरवाइज शी विल हैव अ प्रॉब्लम। सो उनको जो ऑलरेडी हिस्ट्री है वी शुड गेट अ चेक बिकॉज शी इज इन अ पेन, वो उस तकलीफ में हैं। 27 को सर मैं चेकअप होता है, डॉक्टर लिख के देते हैं, पर प्रशासन मुझे लेके नहीं जाता है। जेल प्रशासन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। और तब लेके जाया जाता है जब मेरी बेल फ्लैश होती है टीवी में कि नवनीत राणा को, रवि राणा जी को बेल मिलती है, तब मुझे फोर्सफुली हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बाहर जाकर इन्हें ये क्वेश्चन जरूर करूंगी कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो आम जो विक्टिम और क्रिमिनल्स वहां पे हैं जो अंडर ट्रायल में रखे गए हैं, अगर उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो किसी की जान के साथ खेलना ये किसी को भी राइट्स नहीं है जब तक वो गिल्टी नहीं पाया जाता है। तो मुझे लगता है उस चीज में बहुत ज्यादा तकलीफ मैंने बर्दाश्त की। जब भी मैं सुबह जेल में, जेल जैसा ही था सर, पूरी ट्रीटमेंट इट वाज अकॉर्डिंग टू द जेल। कोई भी चीजें आपको एज ए पॉलिटिकल हो आप, या आपको थोड़ी सी इजी करना चाहिए, लाइक ए पॉलिटिकल प्रिजनर, नॉट but they have treated me as a criminal only sir, because जैसे नॉर्मली सभी क्रिमिनल्स के साथ जो टाइमिंग के अनुसार लॉक कर देना और उसी टाइम पे आपको बाहर निकालना, पानी जिस वक्त छोड़ना उसी वक्त आपको पानी देना, तो ये सब जो ट्रीटमेंट थी, तो जब मैं देख रही थी बाकी लोगों को भी, तो 1% भी ऐसा नहीं था कि मेरे साथ में कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो रही है कि आई हैव कम इन अ सम ऑफेंस। मैंने ऐसा पढ़ा है कि जेल मैनुअल जो है वो हर कैदी के लिए या जो भी लोग अंदर हैं इनमें से उनके लिए अलग अलग होता है, उसके अपराध के हिसाब से, उसके जो अंडर ट्रायल है, पॉलिटिकल क्रिमिनल है, ऑफेंस क्या है, वुमेन क्या है, मैन क्या है, सब चीज़ों का। तो वो आपको लगा कि जो जेल मैनुअल है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया? नहीं किया गया। मुझे तो इवन आई टेल यू, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आई हैव अ बैक प्रॉब्लम एंड आई हैव अ स्पाइनल स्पॉन्डिलिस प्रॉब्लम। जब आपको नीचे गद्दा मांगा गया मैंने, तो उन्होंने वो नकार दिया। कोर्ट से हमने घर का फूड ऑर्डर करने कहा तो वो हमारी नकार दी गई। ठीक है, वी कैन एटलीस्ट मैनेज विद फूड, और 14 दिन में कोई भूखा भी रह गया तो कोई मरेगा नहीं, ये तो मुझे इतना पता है। पर जब मैंने उनसे चेयर मांगी कि आई कैन नॉट सिट, हाँ मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी बिकॉज आई हैव अ सीवियर, और कांस्टेबल मुझे रोज मेरी पीड़ा देखती थी, और रोज अंदर जितनी भी महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट की थी, जेलर थे, सभी को ये पता था कि शी इज इन अ पेन। जब भी मैं जमीन से उठ के बैठती थी तब मेरी पेन और मेरे फेस ये दिखने में थे कि भाई शी इज इन रियल पेन। बट मुझे सादी एक चेयर भी नहीं दी गई कि जहाँ पर मैं बैठकर आई कुड हैव मेड माई बैक स्ट्रेट, आँच स्ट्रेट रख सकूँ। तो मुझे लगता है ठीक है, ये सब परिश्रम, ये सब कठिनाइयाँ अगर जिंदगी में आई हैं तो इसके साथ में जब जेल से निकली तो शायद नवनीत राणा मजबूत थी, पर आई हैव बिकम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनकर मैं जेल से निकली। और उद्धव जी को तो मैंने आके बाहर ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कभी भी पद के लिए लड़ाई नहीं की, पद देने के लिए लड़ाई की, अपने विचारों के लिए लड़ाई की, ये सब चीज़ें। और अगर आप पद के प्रेमी हो तो लड़ना भी सीखो मैदान में आके। अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपने लड़ना भी चाहिए, और आप लड़ते तो आपके विरोध में मैं लड़ूंगी। अब मोदी जी के साथ वो नहीं है, क्योंकि बाला साहब की इतनी फोटो बैनर पे लगती थी और मोदी जी की मेजर करने भी जैसी नहीं थी, इतनी बड़ी फोटो लगाकर। वो 2014 और 2019 के इलेक्शन वो लड़े हैं, इस बार देखेंगे। और जिस हिसाब से वो थ्रेटनिंग करते हैं, 20 फुट गार्ड देंगे, मातोश्री पे कोई आएगा, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में राम भक्त और हनुमान भक्त उन्हें कहाँ गाड़ते हैं, ये तो समय हमारे महाराष्ट्र की जनता जरूर दिखाएगी। अब राम भक्त, हनुमान भक्त, आपने कहा जेल से बाहर निकले तो ताकतवर निकले। मुझे रामचरितमानस की वो घटना याद आ रही है जब हनुमान
समुद्र के इधर बैठे हुए हैं, समुद्र लागने से पहले, और जामवंत और सभी लोग उनको ताकत याद दिला रहे हैं कि यू आर हनुमान, यू कैन क्रॉस द ब्रिज सी। तो वो हनुमान की ताकत नवनीत को समझ आई? मुझे तो सभी ने ये भी कहा कि संकट मोचन को याद करते करते नवनीत राणा संकट में आ गई है। मुझे लगता है मुझे संकट से बचाने वाले भी हनुमान जी ही हैं, क्योंकि उसी वक्त 124A सेडिशन पे सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होता है और स्टे आता है और उसके अमेंडमेंट्स के लिए सरकार को कहा जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप पवित्र दिल से अगर कोई चीज करते हैं और तो आपके साथ ऊपर वाला जरूर रहता है, सिर्फ विश्वास करना सीखना चाहिए। आपने सेडेशन का जिक्र किया, बहुत बड़ा मसला है सेडेशन, चर्चा करने में भी डर लगता है। लेकिन ये केवल उद्धव सरकार का मसला तो है नहीं, देश भर में ज़्यादातर सरकारें देशद्रोह के कानून का एक तरह से कहना चाहिए मिसयूज़ कर रही हैं, ज़्यादातर सरकारें, और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के। आप क्या सोचते हैं कि अब ये देशद्रोह कानून जो अंग्रेजों ने बनाया 1870 में It is almost 72 years back, हाँ। जी, तो उसे अब रहना चाहिए, खत्म करना चाहिए, बदलना चाहिए? मुझे लगता है इसमें अमेंडमेंट्स लानी बहुत जरूरी है। ये अंग्रेज के पीरियड का सेडिशन रखना चाहते हैं आप उसको? क्या पता किसी दिन नवनीत जी मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर उद्धव जी को जेल भेजने के लिए काम मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारी देश की महिलाएं बहुत इमोशनली काम करती हैं और हम विरोध करना है करके विरोध नहीं करती हैं। हम बहुत मैच्योर्ड होते हैं। मुझे सिर्फ अभी 3 साल हुआ है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, पर मेरी मेच्योरिटी की अनदर लेवल हैव क्रॉस इन माय लाइफ एंड दैट मेनी पीपल आर सीइंग। देशद्रोह कानून को खत्म कर देना चाहिए। मैं बताऊंगी आपको, ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से देशद्रोह कानून आया है और जो मिसयूज हो रहा है, मेरे साथ जो मिसयूज हुआ है, बाकी राज्यों में किस तरीके से उसका मिसयूज किया गया है। एनसीआरबी ने कहा 3% उसका वो है रेट, केवल 3% लोगों को दोषी पाया गया जितने लोगों पर राजद्रोह के मामले थे, और वो सब सरकारें ऐसे हैं। 2004 से 2014 तक 3000 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह के मामले हुए और 2014 से 2022 तक 7000 लोगों पर सर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो देशद्रोह लग सकता है। मुझे लगता है मैं जब 3% लोगों पर सजा मिल रही है, दोषी पाए गए, कन्विक्शन रेट 3% है, इसका मतलब 90%, 97% लोगों ने नहीं करने चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, इसमें अमेंडमेंट्स आने चाहिए। अगर लगता है सरकार को बहुत ज्यादा गलत इस पे हो रहे हैं तो उसे नष्ट करने का भी विचार सरकार ने करना चाहिए, और ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, जो खुद कोर्ट में सरकार, उनके सरकारी वकील कहते हैं कि इनमें हम अमेंडमेंट्स लाएंगे। जब भी हमारा पार्लियामेंट होगा, अमेंडमेंट जब भी आएगा तो उसके ऊपर सबसे पहला चर्चा में मैं जरूर भाग लूंगी, क्योंकि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ सर। हनुमान चालीसा पे भुक्तभोगी तो कम से कम लड़ाई लड़ सकता है ईमानदारी से। मैं तो लड़ूंगी सर, मैं तो हर वो प्रश्न पे ईमानदारी से लड़ाई लड़ती हूँ जो मेरे लोगों के साथ में। आप अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आप इंडिपेंडेंट एमपी हैं। हाँ। फिर कल को पता नहीं मुझे कि कल आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, फिर पॉलिटिकल पार्टी में तो सेडेशन है ना, कोर्ट की बजाय पार्टी में ही हो जाता है बोलने पर। सर मैं तो अपनी बात बता सकती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरी इंडिपेंडेंट आवाज अभी भी है और आगे भी रहेगी। इंडिविजुअल विजन मेरे हमेशा से मेरे साथ रहे हैं सर, नहीं तो मैं शायद 2019 भी जीत नहीं पाती थी। नहीं, मैं तो हैरान हूँ, आपने जिक्र किया 2019 का कि नरेंद्र मोदी जी की सुनामी थी। यस। और उसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है, तो मैं इसको मानूं कि नरेंद्र मोदी से तो बड़ी लीडर हो गई नवनीत नारायण। सी, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी कर्तव्यों से 2014 से 19 में जो काम किया पूरे देश में, हर जगह, हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट तक मोदी जी के काम, और उनमें जो लोगों में विश्वास पैदा करना था, मोदी जी ने बहुत अच्छे से किया। शायद 9 वर्ष मैंने मेरे क्षेत्र को दिया है सर। मोदी जी के पास तो पूरा देश था, 130 करोड़ जनता थी जहां तक वो पहुंचे, और मेरा एक एक मिनट ये 9 वर्षों का मैंने मेरे जिले के लोगों के लिए, यस, मैं वहां पर हार गई थी क्योंकि मोदी जी की रैली वहां पर हुई थी, और उसी डिफरेंस, उसी मार्जिन से मैं हारी जितने मार्जिन में मोदी जी ने लोग उनके लिए, उनके भक्त, उनके फॉलोअर आए थे, उसी मार्जिन से मैं, उतने ही मार्जिन से मेरा पराभव हुआ था। अदरवाइज उस वेव में भी मैं चुन के आने की ताकत मेरी मेहनत रखती थी सर। मोदी जी के अगेंस्ट नहीं, पर लोगों ने मेरी मेहनत के सपोर्ट में मुझे मतदान किया था 2019 में, कि एक वोट तो जरूर इस महिला की मेहनत को लगती है, एक वोट इस महिला के विजन को लगता है, एक वोट इनके डेडिकेशन को लगता है। ये कहकर मुझे वोटरों ने वोट डाला सर।
तो मोदी जी के फेवर के लोगों ने भी, मोदी जी को फॉलो करने वाले लोगों ने भी उस वक्त मेरी मेहनत को देखकर मुझे मतदान किया। बस उसी का एक डिफरेंस हुआ कि जहां पर मैं थोड़े वोटों से चुन के अपनी सीट को बचा पाई और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। तो मुझे लगता है मेरी आवाज़ ये किसी पार्टी के लिए नहीं, मेरी आवाज़ ये लोगों के लिए। ऐसा लगता है कि आप मोदी जी की बड़ी फैन हैं। मुझे लगता है जब से मुझे समझ है सर, आपका अनुभव और मेरा उम्र वो एक ही है। तो मुझे लगता है आपसे भी बहुत नहीं, मैंने कुछ सीखा नहीं जीवन में। सर हर वो गलतियों से हर व्यक्ति सीखता है। तो 35 वर्ष देने के बाद अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने कुछ सीखा नहीं, तो मुझे लगता है ये ग्रेटनेस का ही पार्ट है। पर मैं आपको एक बात कहूंगी, मैं मोदी जी की इसके लिए फैन भी आप बोल सकते हैं, भक्त भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो डेडिकेशन से हमारे अमित जी शाह भी काम करते हैं, मोदी जी जो काम करते हैं, आज पोस्ट रहने के बाद, आज सरकार में रहने के बाद कोई व्यक्ति 11 घंटा 10 घंटा अगर डेडिकेशन से काम करता है तो मुझे लगता है उसे देश की चिंता जरूर है, ना कि परिवार की है। तो ये मोदी जी में मैंने देखा है कि सब चीज रहने के बाद मैक्सिमम स्टेट्स में उनकी सत्ता है, सेंट्रल में सत्ता है, पर आज भी डेडिकेशन है, आज भी उतने ही डेडिकेशन से लोगों के हित में काम करने की क्षमता वो रखते हैं। तो मुझे लगता है वो चीजें मेरी जिंदगी में मैं खुद अप्लीकेबल करती हूँ। नहीं, अच्छी बात आपने कही, ज्यादातर लोग मानते भी ऐसा ही है। तो आप क्यों नहीं उनका हाथ मजबूत करते? आप भी चले जाइए बीजेपी के साथ, अच्छा है ना, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करेंगी, नवनीत जी सरकार में रहेंगी, बीजेपी में रहेंगी, अमित शाह जी का भी आपने जिक्र किया, फडणवीस साहब का भी आप जिक्र कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा, एक और अच्छा आदमी बीजेपी को मिलेगा तो क्या बुराई है? मुझे लगता है कि हमने उनको सपोर्ट किया ही सर। राज्य में भी हम देवेंद्र साहब के साथ में, देवेंद्र जी के साथ में विधायक हमारे रवि जी ने उनको समर्थन दिया है, ना ही कोई विचार करते हुए उन्हें समर्थन दिया है। और केंद्र में भी मैंने मोदी जी को समर्थन दिया है, उनके पार्टी को समर्थन दिया हुआ है। तो इट इज नॉट कि आई एम नॉट विद देम, आई एम विद देम। ये जरूरी थोड़ी है कि आपके उनके पार्टी में जाओगे तभी आप उनके साथ में खड़े रहोगे। उनके साथ उनको सपोर्ट देकर भी जो मैं काम कर सकती हूँ और जो मैं इंडिविजुअली काम कर रही हूँ, मुझे लगता है उससे बड़ा नहीं कोई बैरियर है या कोई हिचक है, या ये दूरी सिर्फ टिकट मिलने के बीच की बची है? सर मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हार्ड वर्किंग का कहलाता है, उनकी रिस्पेक्ट का कहलाता है, उनकी डेडिकेशन। ये भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो एक्सपेक्टेड है बहुत वर्षों से कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ नवनीत जी को उनके साथ ही होना चाहिए, बीजेपी में होना चाहिए, साथ में ही। मतलब ऐसा समझूं मैं कि 2024 में अमरावती से नवनीत जी बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी वहां पर सपोर्ट में जाएंगे, तो वो जो पराभव का जो वो बचा था, डिफरेंस ऑफ वोट्स, वो खत्म हो जाएगा। वो तो उससे और ज्यादा मैं 2019 में इंडिपेंडेंट जीती हूँ, तो वो भी चीजें याद रखनी बहुत तो याद है, इसलिए मैंने कहा। और टिकट के लिए तो ना मैंने कभी किसी ऑफिस के चक्कर भी नहीं मारे सर। ना ही 14 में मैं किसी के ऑफिस गई और ना ही मैं 19 में कहीं गई। प्रधानमंत्री जी देखते हैं कि एक ताकतवर, एक काम करने वाली महिला, स्ट्रांग है, तो उनको वो भी लेना चाहेंगे। उनको क्या दिक्कत है? मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा कि हिच है क्या कोई? आपको कोई लग रहा है कि ये होगा मैं अकेले जो है पूरा पहाड़ जो है उठा सकती हूँ? क्योंकि हनुमान तो ऐसा करते थे ना, वो जब लक्ष्मण भी बेहोश थे तो संजीवनी की वजह पहाड़ उठा लाए थे, और जब पूरी सेना राम की वहां खड़ी थी तभी वो समुद्र लांघकर श्रीलंका चले गए थे। तो ये जो हनुमान का कैरेक्टर है ना, वो तो कहीं आपको नहीं रोक रहा कि मैं तो अकेले ही काफी। मुझे श्री राम की सेना में शामिल होने की क्या जरूरत है? मैं कोई भी चीज कहीं पर भी रुक नहीं रही और कोई रोक नहीं रहा। मेरी जो सोच है, विचार है, एज ए इंडिविजुअल मैं आज हूँ। मतलब इसको ऐसे मान लें कि यदि पार्टी टिकट देगी तो आप उससे चुनाव लड़ सकते हैं? पार्टी के लिए कभी भी मतलब कोई आपत्ति तो नहीं है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है, नाराजगी तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है? नाराजगी किनसे होगी? मतलब बीजेपी से? नहीं, मेरे को तो लेना ही नहीं आपका टिकट, आप दूर रहिए जी। गेट पर बोल दे कि बीजेपी का कोई आदमी अंदर नहीं आना। ऐसा रहता तो मैं मोदी जी की भक्त कैसे कहलाती, मोदी जी को फॉलो कैसे करती, उनके डेडिकेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेशन कैसे करती? वो चीज से दूरी नहीं है। पर आपकी जो बात है कि टिकट के लिए सर नवनीत राणा ने कभी काम नहीं किया। मैं लोगों के घर तक पहुंचूंगी, तो उस काम को आगे बढ़ाने की बात करूं मैं। आप गलत तरीके से समझ रही हैं, मैं कह ही नहीं रहा कि टिकट के लिए काम सर काम तो आगे बढ़ आपका काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री मजबूत, एक गृह मंत्री मजबूत और फिर नवनीत राणा मजबूत, तो ये तो देश, महाराष्ट्र, राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों और मजबूत, राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों मजबूत हो जाएंगे। मजबूत होंगे सर। मोदी जी हमारे महाराष्ट्र को ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। मोदी जी महाराष्ट्र के साथ हमेशा थे,
हैं और आगे भी रहेंगे। इतना विश्वास हम लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को मोदी जी पर है। चलिए उसको तो देखेंगे। एक चीज अभी आपने कहा कि हनुमान चालीसा को लेकर जब आप बात कर रही थी तो आपने कहा कि भाई उनको क्यों नाराज होना चाहिए, सड़क तो उनकी है नहीं, सड़क तो एमसीडी है या जो भी मुंबई की बीएमसी है वो उनकी है सड़क। तो फिर आजकल कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर नाराज होते हैं, तो फिर आप तो नाराज नहीं होंगे जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं? सर मैं बहुत क्लियर हूँ इसमें। मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, मेरी पहले की पेरेंट्स ने भी किया, उनके भी पेरेंट्स ने किया, मैं भी कर रही हूँ और मेरी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। ये मेरी संस्कृति है जो हम लोग उसे आगे आगे लेके जा रहे हैं। मैं किसके धर्म में वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पे कभी चर्चा नहीं करती। मैंने मेरे धर्म के लिए क्या करना चाहिए वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मैं उस पे काम करती हूँ। कुछ लोग नाराज हो रहे हैं ना आजकल कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसके लिए कैंपेन चला रहे हैं, कुछ सरकारें तो कैंपेन भी तो आपके हिसाब से कोई दिक्कत मुझे लगता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो जैसी गाइडलाइंस देंगे वो उसके हिसाब से उस राज्य में इम्प्लीमेशन होना चाहिए। कई राज्यों में बहुत अच्छा, अभी एमपी में ओबीसी समाज को आरक्षण दिया गया, पॉलिटिकल आरक्षण। महाराष्ट्र को नहीं मिला सर। वहां पे लोकल बॉडी चुनाव होने वाला है ना, इसलिए। हाँ, क्यों नहीं दिया गया? महाराष्ट्र में होंगे तब वहां पे ही सरकार कर लेगी सर। ओबीसी समाज, अभी हमारे लोकल इलेक्शन है सर, मैं आपको बता रही हूँ, जो 2-2.5 सालों में नहीं किए, ट्रिपल टेस्ट के लिए आगे नहीं बढ़े, नॉर्मल डाटा नहीं दे पाए, नॉर्मल सर्वे नहीं कर पाए, आयोग नहीं बिठा पाए, वो आगे आप कैसे विश्वास रखोगे कि 1 महीने में वो आपको पूरी चीजें इंप्लीमेशन कर पाएंगी? अगर एमपी कर सकते हैं तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता है? क्यों महाराष्ट्र कमजोर पड़ रहा है? क्यों उद्धव ठाकरे जी कमजोर हैं? राणा जैसी मुख्यमंत्री की जरूरत है महाराष्ट्र को। सर मैं बहुत ज्यादा बड़े सपने नहीं देखती। मैं आज जो हूँ उस पद के लिए मैंने काम करना चाहिए और मेरी ईमानदारी उस पद के लिए पूरी होनी चाहिए। मैं उसके लिए काम करती हूँ। ओबीसी समाज ऐसे पॉलिटिकल जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए वो क्यों महाराष्ट्र ने नहीं दिया? मुख्यमंत्री जी उसके लिए क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? वो आज पूरी जनता ने देखा। अगर एमपी एक बार हारने के बाद फिर लड़ सकता है और ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण दे सकता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकते? आपने प्रचार की बात की, उसमें एक प्रचार का मुद्दा एक ये भी था, आजकल लाउड स्पीकर को लेकर भी काफी झगड़ा हो रहा है, महाराष्ट्र में भी काफी बात हुई। आपको लगता है कि लाउड स्पीकर को लेकर भी जो मर्जी वो करें, लोग मस्जिद में नमाज पढ़नी हो, अजान करनी हो तो लाउड स्पीकर चलाएं, जागरण करना हो तो चलाएं? मैंने आपको वही कहा, कहाँ पे लगना चाहिए, कहाँ से उतरना चाहिए, पर मेरे मंदिरों के ऊपर जरूर होना चाहिए। अगर हम मंदिरों पर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर मस्जिदों पर भी होना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ, अगर किसी को दिक्कत आती है इसमें फिर उसके बाद कोर्ट निर्णय जो भी देता है उसे फॉलो किया जाता है और उसे सभी आदेश माने जाते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो उन्होंने जाना चाहिए। ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एक और मित्र है राज ठाकरे साहब। राज ठाकरे साहब इस पर बड़ा हंगामा महाराष्ट्र में किए हुए हैं। मुझे बताया कि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको सलाम करते हैं। मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ सर। मैंने भी जैसे सुना है, देखा है। आपने कहा कि बाल ठाकरे की कॉपी वो हैं। 100% उनमें जो दिखता है, उनकी जो शैली है, वो जिस तरीके से हिंदुत्ववादी के लिए आवाज उठाते हैं, जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे जी ने जो लड़ाई महाराष्ट्र को सिखाई है, हम महाराष्ट्र में ही बॉर्न बॉटअप हैं, तो हमने जो देखा है वो उनमें पूरी झलक आती है। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं, खुद वो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनको सपने में बाला साहब ठाकरे आते हैं। और मुन्ना भाई एमबीबीएस की उन्होंने याद दिलाई है। मुन्ना भाई एमबीबीएस सुपरहिट पिक्चर थी। तो ये कभी ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनके सपने में आता है तो हकीकत में हो जाए। और ये अगर हिट हो गया, ये ऑलरेडी फ्लॉप है उद्धव ठाकरे जी, ये डिजास्टर हो जाएंगे। बॉम्बे वाले फिल्म की स्टाइल जानता है कि कौन सी फिल्म कब हिट हो सकती है। तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को स्टेज पे बोलने के लिए विकास, किसान, बेरोजगारी और बाकी डिपार्टमेंट जो प्रॉब्लम्स में है, एसटी महामंडल, इन पे बोलने के लिए नहीं है। पर मुन्ना भाई एमबीबीएस में कैसे हुआ, कैसे उनको सपने में कौन आता था, ये जरूर याद है। क्योंकि मातोश्री में सिर्फ वही काम करते होंगे, बाकी तो कुछ काम करते नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी। राज ठाकरे के लिए आपने कहा कि वो भी हिंदुत्व, राज ठाकरे को बाल ठाकरे साहब से कंपेयर आपने किया। बाल ठाकरे साहब से मेरी मुलाकात बहुत पहले एक जमाने में हुई थी, लेकिन बाल ठाकरे साहब हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते थे, जैसा आपने कहा, ठीक है। राज ठाकरे साहब तो मराठियों की लड़ाई लड़ते हैं, वो तो यूपी के लोगों को भैया बोलते हैं, बिहार के लोगों को भैया बोलते हैं। मुझे लगता है, मैं तो हमारी मुंबई जो है वो
वहां पर कोई धर्म और समाज को बांध कर नहीं रख सकता। मुंबई ये मुंबईकरों की है, फिर वो कहीं से भी बिलोंग करते हो, वो मुंबई हर वो व्यक्ति की है जो मुंबई में आज रहता है। हम What भी does it mean? What does it mean? You disagree with Raj Thackeray or not? See, I am never with any who's bought in some thought. मैं बोलती हूँ कि मैं भी पंजाबी हूँ, पर मैं मुंबई में बॉर्न हुई हूँ। मेरे माता पिता पिछले 50 सालों से मुंबई में हैं। मुंबई में तो मुंबई हिंदुस्तान मुझे के हर लगता हिस्से है का आदमी है। हर हिस्से के व्यक्ति जो वहां पे रहते हैं, मुंबई वो उनकी है। और जो उद्धव ठाकरे जी स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं कि उनके कई पोपट खड़े होके बोलते हैं कि मुंबई हमारे बाप की है। मुंबई किसी के बाप की नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की है। ये हमेशा से हम कह के आए हैं। और कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर मुंबई में रहता है, मुंबई उतनी ही बराबरी की उसकी भी है, किसी एक की नहीं है। छोटा सवाल है, इंडिविजुअल मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपने बात कर दी, एक रेफरेंस आपने दे दिया। मैं बिना रेफरेंस के पूछ रहा हूँ कि एक एमपी साहब से भी नाराज हैं आप? मेरी नाराजगी सी आपको अगेन मैं बताऊंगी, मेरी नाराजगी किसी भी पर्सनली व्यक्ति के साथ नहीं। मेरी लड़ाई मेरे विचारों के साथ लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे महाराष्ट्र के हित के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति पर्सनली कुछ बोलता है तो उसे उसका उत्तर जरूर देना पड़ेगा, और उसके साथ मैं लड़ाई लड़ती रहूंगी। आपकी लड़ाई हनुमान चालीसा से शुरू हुई, हमने प्रोग्राम वहाँ से शुरू किया। आखिरी बात मैं समझना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म को इतना अच्छे से समझती हैं, पढ़ रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। आपको लगता है कि जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता वो हिंदू है कि नहीं है? सी, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, हिंदू होने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। सी, वो अपनी आस्था, अपना विश्वास है। हम अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कई लोग अयोध्या मुझे हनुमान चालीसा आती नहीं, तो मैं अभी आपसे जब से मिला हूं तब से पूछ रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं। सर, मैं आपको एक जरूर बताना चाहूंगी, ये तो डाउट तब से निर्माण होता है जब ये खड़े होके मंच पे से बोलते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू की परिभाषा क्या है, ये तो पहले उन्होंने बताना चाहिए। जो हिंदू लोगों का आज तक इस्तेमाल करते आए हैं महाराष्ट्र में, वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना निर्माण कर उन्होंने बैक स्टैंपिंग की है बीजेपी के साथ, वो एक हो गई। और हिंदुत्व जो है, हिंदू अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है तो वो हिंदू नहीं है, वो अपनी अपनी आस्था है। सर, ये बोलते हैं हम अयोध्या जाएंगे, राम जी के दर्शन करेंगे, और एक जगह पर आप हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पे आप देशद्रोह लगाते हैं। आप अगर हनुमान के नहीं है तो राम के कैसे हो जाएंगे? ये तो प्रश्न पूछने का अधिकार नवनीत राणा को है। सर, मैं ये नहीं कहती हूँ, अपनी आस्था है। कोई हमारे महाराष्ट्र में हम गणेश, तो ऐसा है ना, भैया कहने वाले लोग भी अयोध्या जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो वही कह रही हूँ सर मैं। तो मुझे, मेरी आस्था मेरे साथ है, तो मैं जरूर ये नहीं कहूंगी, पर उनपे ये जरूर बता सकती हूँ कि वो जब अयोध्या का नाम लेते हैं, उद्धव ठाकरे जी वहां पे दर्शन के लिए नाम लेते हैं, तो उनको ये पूछना बहुत जरूरी है, अगर राम को मानते हैं तो हनुमान को क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन आप तो ये मानते हैं ना कि हिंदू हनुमान चालीसा नहीं पढ़े तब भी हिंदू है। सर, देश में रहने वाला व्यक्ति, हमारे जो ये धर्म को लेके आगे बढ़ता है, वो सभी इस चीजों को मानते हैं। कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, पर विश्वास तो और आस्था तो सभी की है। आस्था ऐसे नहीं हो सकती कि आस्था नहीं है। अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको पूछती हूँ, आपकी आस्था नहीं है? सर नहीं, आस्था, मुझे तो हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता, ये कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं। 4 लाइनें मुझे सुनवा दी हैं। 4 लाइनें ऐसी मेरे मित्र ने बता दी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे नहीं पता आज बोलेंगे आप कि 2024 में बोलेंगे आप, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हैं और खड़े रहें। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।